बिहार तेजाब कांड आप सभी ने तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा तेजाब कांड था जिसको पूरा बिहार, पूरा भारत नहीं भूलेगा, क्योंकि ये चर्चा का विषय था। बिहार में इस कांड के बाद एक नाम सामने आया था और वो नाम था शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन को इसी कांड की वजह से जेल जाना पड़ा था और इस कांड में कोई गवाही और कोई सबूत ना मिलने के कारण से अदालत क्या करती है, इसको जमानत पर रिहा कर देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इसका जो जमानत है उसको रद्द कर देती है और इसको वापस से जेल जाना पड़ता है और 11 साल, पूरे 11 साल इसको जेल में बिताने पड़ते हैं। तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और इस नए दिन को नए अंदाज के साथ जी रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या कह लें कि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैंने आप सभी को बता रखा है कि आपका लाइक और जो सब्सक्राइब है मेरे लिए टोनिक का काम करता है, जिससे मैं उत्साह के साथ भर जाता हूं और आपके लिए पूरे मनोबल के साथ, अच्छे मनोबल के साथ आपके लिए नई कहानियां लाता हूं। तो चले दोस्तों, अब देर ना करते हुए इस क्राइम की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2004 बिहार के सिवान जिले से। बिहार के सिवान जिले में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार के मुखिया थे चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू। चंदा बाबू के परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और 4 बेटे रहा करते थे, जिसमें से एक बेटा अपाहिज था। उनकी सिवान के मुख्य बाजार में एक फार्चून की दुकान थी और एक किराने की दुकान थी। एक दुकान पे उनका बेटा सतीश बैठता था तो दूसरे में बैठता था उनका बेटा गिरीश। तो क्या होता है, एक दिन जो चंदा बाबू जो है अपने दुकान पर बैठे हुए रहते हैं, तो कुछ गुंडे आते हैं उनके पास रंगदारी वसूल करने के लिए। लेकिन उस दिन चंदा बाबू रंगदारी देने से मना कर देते हैं और उनको भगा देते हैं। वे गुंडे उस दिन तो चले जाते हैं, लेकिन वही गुंडे वापस अगले दिन आते हैं और ज्यादा तादाद में आते हैं और अपने साथ हथियार वगैरह लेकर आते हैं। और उस दिन दुकान पर बैठा हुआ होता है उनका बेटा सतीश। वे सतीश के पास आते हैं और सतीश को कहते हैं कि हमें 2 लाख रुपए चाहिए। सतीश पैसे देने से मना तो नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं 2 लाख रुपए तो नहीं दे पाऊंगा, मैं 30 से 40 हजार रुपए ही दे पाऊंगा। लेकिन गुंडे मानते नहीं है और उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। जब सतीश के साथ मारपीट हो रही थी, उसके साथ बदतमीजी हो रही थी, तब उसी समय वहां पे आ जाता है उनका बड़ा भाई राजीव। राजीव देखता है कि कुछ गुंडे उनके भाई के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ये सब देखकर राजीव जो है उसको बचाने के लिए जाता है, तो गुंडे उसको भी मारने पीटने लगते हैं। इतने में क्या होता है, सतीश वहां से बच निकलता है और सीधे अपने घर जाता है। अपने घर जाकर वो सीधे बाथरूम जाता है और बाथरूम में बाथरूम साफ करने वाला तेजाब होता है, उससे वह मग में डालकर सीधे भागकर आता है और उन गुंडों के ऊपर छिड़क देता है, जिससे वहां पे भगदड़ मच जाती है और तेजाब के कुछ छींटे राजीव के ऊपर भी लग जाती है। इतने में क्या होता है कि गुंडे हैं दोनों को पकड़ लेते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं और पूरा दुकान लूट लेते हैं। जो गले में जो 2 लाख रुपए रखे हुए थे उसे लूट लेते हैं और दुकान को जला देते हैं। इसके बाद उनको बांधकर, बंदी बनाकर गाड़ी में लोड करके कहीं दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं। ये सब कांड हो रहा था, उसमें उनका भाई गिरीश जो है वो फार्चून की दुकान पर बैठा हुआ था और उसे इस चीज के बारे में जानकारी तक नहीं थी। इतने में एक गाड़ी आती है और उसके दुकान पर रुकती है। गाड़ी से कुछ गुंडे उतरते हैं और गिरीश को बंदी बनाकर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद तीनों भाइयों को बंदी बनाकर एक अलग जगह पर ले जाया जाता है। उसके बाद 2 भाई गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब की 2 बाल्टियां डाल दी जाती है। तेजाब की बाल्टियां डालने से दोनों भाइयों की वहीं पे तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। गुंडे इतने में ही नहीं रुकते हैं, वे इससे भी हद पार कर जाते हैं। उनके मौत होने के बाद भी गुंडे क्या करते हैं, उनके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके बोरी में डालकर मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। इसके बाद राजीव को बंदी बना लिया जाता है। जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन चंदा बाबू जो है अपना भाई के पास पटना गए हुए थे और ये जो वारदात है, ये जो कांड है, पूरे सिवान जिले में आग की तरफ फैल चुकी थी। तो किसी ने उसे फोन करके कहा कि आपके दोनों बेटे मारे जा चुके हैं और एक बेटा जो राजू है वो उनके कैद में है। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन राजू उनके कैद में रहने के बाद वहां से बच निकलता है और गन्ने से लदे ट्रैक्टर में किसी तरह से छिप कर वह वहां से चैनपुर भाग जाता है। चैनपुर से वह उत्तर प्रदेश एक जगह है पडरौना, वहां पर ही जा पहुंचता है और वहां पर ही एक स्थानीय सांसद होता है, उनके घर में शरण लेता है। जो है उनका पूरा परिवार बिखर चुका होता है। उनकी बेटियां, उनके पत्नी, उनके बेटे, जो एक बेटा जो अपाहिज था, वे सारे घर छोड़कर कहीं भाग चुके होते हैं।
इतने में क्या होता है, कुछ दिन के बाद राजू के पिता के पास एक फोन आता है कि उनका बेटा छत से गिर गया है और उसकी मौत हो गई है। ये एक झूठी खबर होती है और इस खबर के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है कि चंदा बाबू आएंगे और वे गुंडे उसे भी मार डालेंगे। इसके बावजूद चंदा बाबू किसी तरह से हिम्मत जुटाकर सिवान आते हैं और वहां पर ही एक एसपी होते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एसपी से मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि चंदा बाबू सिवान के दरोगा के पास चले जाते हैं और वहां पर ही मदद की गुहार लगाते हैं, सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, लेकिन दरोगा ये बोलकर अपना पलड़ा झाड़ देता है कि आप सिवान फौरन छोड़ दीजिए, नहीं तो ये जो गुंडे हैं आपको ही मार डालेंगे। इसके बाद क्या होता है, चंदा बाबू वहां के लोकल सांसद को लेकर पटना के बड़े नेता के पास चले जाते हैं और वहां पर ही वो मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन वहां का नेता भी है, वो कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला मेरे क्षेत्र का नहीं है। इसी दौरान क्या होता है कि बदमाशों को चंदा बाबू के पटना में बड़े नेता से मिलने की खबर लग जाती है। तो जो बदमाश जो है पटना में उनके जो बड़े भाई है उनको धमकी देकर ये बोलते हैं कि आप चंदा बाबू का साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके परिवार को भी बर्बाद कर देंगे। जिससे इस धमकी से उसका भाई जो है वह बुरी तरह से डर जाता है और अपनी पोस्टिंग पटना से मुंबई करा लेता है। लेकिन जब वो मुंबई पहुंचता है तो मुंबई में भी उसे धमकी भरी फोन आती रहती है और उस धमकी से वो इतना डर जाता है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इसके बाद चंदा बाबू जो है वो पटना में ही रहने लगे। पटना में रहने के बाद उसकी हालत जो है किसी बेसुध इंसान की तरह हो गई, किसी साधु संत के जैसे हो गई। इसी दौरान क्या हुआ, पटना में एक विधायक ने उसको अपने यहाँ शरण दी और वो उस विधायक के यहाँ ही रहने लगा। उसके बाद उसे खबर मिली कि उसका तीसरा बेटा जो राजू है वो अभी जिंदा है। जब उसको ये खबर मिलती है तो उसके जान में जान आती है। उसके बाद चंदा बाबू है सोनपुर में किसी बड़े नेता के साथ मिले और उनसे मदद की गुहार लगाई। इसके बाद जो है सोनपुर के बड़े नेता जो है वो चंदा बाबू को कहते हैं कि आपकी सुरक्षा का इंतजाम मैं कराऊंगा और सीधे वो फोन लगाते हैं। उस समय के डीजीपी हुआ करते थे बिहार के नारायण मिश्र। नारायण मिश्र आईजी को पत्र लिखते हैं, आईजी डीआईजी को पत्र लिखता है और डीआईजी एसपी को पत्र लिखता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसके बाद चंदा बाबू जो है निराश होकर वो सीधे दिल्ली चले जाते हैं और राहुल गांधी से मिलते हैं। राहुल गांधी से मिलने के बाद राहुल गांधी भी उसे सिर्फ आश्वासन देते हैं, होता धोता कुछ नहीं है। इसके बाद चंदा बाबू जो है निराश होकर दिल्ली से वापस सिवान आ जाते हैं और एक दिन वो एसपी से मिलते हैं। एसपी से मिलने के बाद भी कुछ नहीं होता है और एसपी वही बात कहता है कि आप सिवान छोड़ दे, नहीं तो आपकी जान खतरे में है, ये जो बदमाश है ये आपको मार डालेंगे। इसके बाद चंदा बाबू जो है वो निराश होकर एसपी के पास से वापस आ जाते हैं और वो सीधे मिलते हैं। उस समय के डीआईजी हुआ करते थे एके बेग। एके बेग से मिलने के बाद वो पूरी राम कहानी डीआईजी साहब को बताते हैं और डीआईजी साहब ये सब सुनकर काफी नाराज हो जाते हैं और वो सीधे फोन लगाते हैं एसपी को और उन्हें फटकार लगाते हैं। उसके बाद जाकर एसपी जो है चंदा बाबू के परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया कराता है। जब चंदा बाबू के परिवार वालों को सुरक्षा मिल जाती है उसके बाद में चंदा बाबू का पूरा परिवार जो है वो धीरे धीरे करके वापस आ जाता है और फिर एक दिन राजू भी वापस आ जाता है। राजू के वापस आने से उसका पिताजी बहुत ज्यादा खुश होता है और कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद राजू की शादी कर दी जाती है। राजू की शादी करने के बाद सिर्फ 18वें दिन के बाद राजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इसके साथ ही राजू के हत्या के साथ ही जो साबुद्दीन के ऊपर जो केस था वो भी लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि राजू ही एक ऐसा एक लौता इंसान था जो कि अपने भाइयों का मौत का जस्मदीद गवाह था। इस केस के सिलसिले में राजू पहले भी गवाही दे चुका था और उस समय उसे मारने की भी धमकी मिली थी, लेकिन राजू के हत्या के बाद जो साबुद्दीन का जो रास्ता वो साफ हो जाता है। इसके बाद राजू के मौत के बाद साबुद्दीन के ऊपर धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन 2005 में लालू की सरकार गिर जाती है और उस समय आता है नीतीश का सरकार। जब नीतीश की सरकार आती है उस समय साबुद्दीन के ऊपर शिकंजा कसता है और उसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद साबुद्दीन को जेल में कड़ी निगरानी के बीच रखा जाता है और उसका जो अदालत में जो पेशी होती थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा होती थी और अदालत में जो इसकी जो केस चल रही थी वो टोटल 39 मामलों में होती है, लेकिन 38 मामलों में उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और 39वां जो केस होता है वो राजू को होता है। लेकिन राजू के मौत के साथ ही जो उसका जो जमानत का जो रास्ता है वो साफ हो जाता है और कुछ दिन जेल में रहने के बाद 11 साल जेल में रहने के बाद वो वापस बाहर आ जाता है।
तो दोस्तों आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब देर ना करते इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मैं आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, क्राइम की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।